dear students, welcome to श्रीकर्णी द लर्निंग ऐप। श्रीकर्णी द लर्निंग ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर महावीर। आई हैव mentored and nurtured thousands of students in last 4 or 5 years, and now I am on this platform. So we will deal with the physics. तो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा ये लक्ष्य है और इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन जाए। तो सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट एजुकेटर यहाँ पर अवेलेबल है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की क्लासेज जो है यहाँ पे चलती है। 6 to 12 हम लोग जो है सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड्स लाइव वीडियो प्रोवाइड करते हैं इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से। तो आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने नियर डियर जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन तक भी आप जो है ज़रूर ये मैसेज पहुंचाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहा बेसिकली फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर जिसमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, ये दोनों चैप्टर जो है वो फिजिक्स की एक पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और फिजिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ने से बेटर है कि हम ब्रांच वाइज पढ़ें। तो 11th में हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स की, जिसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर से लेके हम जो ये अपने रोटेशनल मोशन तक यानी रिजिड बॉडी तक जो मोशन आपका पार्ट रहता है जिसको मैकेनिक्स कहा जाता है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड, उसके बाद थर्मल फिजिक्स, फिर SHM एंड वेव। उसके बाद जब 12th में आ जाते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो इस तरह से जब हम ब्रांच में बांट लेते तो हमें लगती है फिजिक्स छोटी भी लगती है और हमें लगता है कि काफ़ी कुछ कवर हो गया है। तो मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया तो मैंने हाँ कि 12th में काफ़ी कुछ आपने स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर कर लिए हैं अच्छे से। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ लिया यानी मैंने अपनी फर्स्ट बुक कंप्लीट कर दी है। ऑप्टिक्स और मॉडर्न खत्म हो गई, सेमीकंडक्टर ये मेरी सेकंड बुक खत्म हो गई है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो स्टार्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्जेस। अब चार्ज जो होता है वो आपका रेस्ट पे भी हो सकता है, वो मूव भी कर सकता है। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम रेस्ट चार्जेस की स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज आपका रेस्ट पे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। पहले तो हमने भाई देख लिया कि आपका चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, पर सर हम तो 12th में नए हैं, हमें क्या पता चार्ज क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज is a property of any substance due to which it shows electric and मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो किसी भी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया, आप दो और शब्दों में फंस गए हैं, वो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो आप। तो चार्ज हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, इनकी कोई सिंपल डेफिनेशन नहीं है। जब इनको आप डिफाइन करते हो तो और आप टफ चीज़ों में फंस जाते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि चार्ज की वजह से भाई ये क्या करता है, चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। किसी भी बॉडी, अगर चार्ज है कोई भी बॉडी, तो अपने आसपास वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या दोनों जो क्या करती हैं, प्रोड्यूस कर देती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड की एनालॉजी यूज कर सकते हैं कि जैसे कि कोई मास है बहुत बड़ा, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ अपने आसपास क्या कर लेती है, ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस कर लेती है। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप कोई भी दूसरा मास लेके आते हो तो वो मास उस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। और यही कारण है कि चाहे आप किसी बॉडी को ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, आके वो धरती पे गिरती है। लेकिन कब तक, जब तक वो इसके फील्ड में है। रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान इसके फील्ड से बाहर चले जाते हैं तो रॉकेट जो है चांद वांद पे चला जाता है, वो धरती पे वापस नहीं आता, क्योंकि वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया है। तो यहाँ पर एनालॉजी क्या हुई कि इस मास के चारों ओर एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर कोई दूसरा मास लेके आता हूँ तो उस पर फोर्स लगता है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी कहानी अलग है, बात वही है, एनालॉजी वही है कि कोई भी चार्ज आपका यहाँ पर है और अगर वो रेस्ट पे है तो वहाँ पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर, और इसके अंदर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूँ इसके आसपास, इस फील्ड के अंदर, तो उस पर अट्रैक्शन भी हो सकता है या उस पर रिपल्जन फोर्स भी लग सकता है। वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। आगे हम पढ़ेंगे कब अट्रैक्शन लगेगा, कब रिपल्जन लगेगा। यहाँ पर ओनली अट्रैक्शन था, यहाँ पर दोनों लग सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया कि एक चार्ज के चारों ओर का कोई ऐसा रीजन है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूँ तो उस पर जो है अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स लगता है, तो उस फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बाकी बातें जब ये इस टॉपिक आएगा ये अपने आगे तो हम इसके बारे में बहुत कुछ स्टडी करेंगे। चलिए, ये बात हो गई चार्ज की। अब चार्ज के बारे में थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। तो चार्ज जो है वो आपकी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, टाइम को मैं चलो टाइम लिख देता हूँ ताकि ये टी कॉमन नहीं हो, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बाकी जितनी भी क्वांटिटी है जो इनसे मिलके बनी है उनको बोला जाता है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो चार्ज डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे है, तो यहाँ पर देखिए Q डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू आई, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th या 9th याद कीजिए, जहाँ पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, वहाँ पर Q इक्वल्स टू Q बाई टी इक्वल्स टू आई होता है। तो Q को लिख सकता हूँ I इंटू टी। आई आपको पता है करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टी टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है, इसलिए चार्ज क्या है, चार्ज एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला भी आ गया। तो चार्ज क्यूब को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्मूले को भी आप अपने कॉपी में लिख दो ताकि आपको पता चले कि डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे हुआ है। चार्ज को स्मॉल क्यू से भी डिनोट करेंगे कई बार और कैपिटल क्यू से भी डिनोट करेंगे। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। चार्ज को मापा किस में जाता है, जैसे द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, यानी मास को केजी में मापा जाता है, लेंथ को आपको मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, वैसे चार्ज को जो है कूलम में मापा जाता है। और कूलम को और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर चार्ज की यूनिट अगर लिखनी है तो Q इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर,
और टाइम की होती है यहाँ पर सेकेंड, तो कूलम को एक और यूनिट लिखी जा सकती है एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड्स। और अगर आपके पास यूनिट आ गई है तो आप उसके साथ साथ क्या लिख सकते हो, उसकी डायमेंशन लिख सकते हो। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाए तो डायमेंशन ईजी हो जाता है। तो एम्पियर के लिए A1 और टाइम के लिए T1, तो A1 T1 इसकी डायमेंशन होती है। चार्ज के बारे में जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे सवाल एक एक नंबर में जो पूछे जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उनमें ये पूछा जा सकता है कि कूलम किसके इक्वल होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर अब कूलम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम कुछ छोटी यूनिट यूज करते हैं, जस्ट लाइक माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम या मिली कूलम, इनके नाम है। माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। ये ध्यान दीजिए, ये आगे जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो वैल्यू कम आएगी। नैनो कूलम यानी 10⁻⁹ कूलम, पीको कूलम यानी 10⁻12 कूलम, मिली कूलम यानी 10⁻³ कूलम। तो इस तरह से कई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बॉडी पे चार्ज 6 माइक्रो कूलम है, इसका मतलब उस पर चार्ज है 6 × 10⁻⁶ कूलम। तो माइक्रो, नैनो, पीको, मिली, इनको कन्वर्ट करना ना भूलें, क्योंकि कूलम बहुत बड़ी यूनिट है तो हम इसको यूज करते हैं। ये तो बात होगी हम चार्ज के बारे में, है ना। बहुत ज़्यादा पीएचडी ना करते हुए कि बहुत ज़्यादा चार्ज के अंदर चले गए कि चार्ज कैसे आया, क्यों आया। एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि हुआ क्या था, हिस्ट्री क्या है, फैक्ट क्या है, फॉर्मूले क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं आज तक, है ना। तो हम उसी की बात करेंगे, है ना, क्योंकि मीन टाइम्स में अपने को सिलेबस कवर करते हुए सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए हम सिलेक्टिव पढ़ें, अच्छा पढ़ें और कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके कंपटीशन लेवल के भी जब आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हो तो उन चीज़ों को पढ़ें। आप प्रीवियस पेपर वगैरह देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कि क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो उन्हीं की स्टडी करें, न कि उनकी बहुत जड़ में चले गए और जो मेन चीज़ पढ़नी थी वो शायद पढ़ ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं करना। चलिए साहब, तो ये होगी आपके पास चार्ज की यूनिट के बारे में बात हो गई। ओके, और भी यूनिट होती है, जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें यूनिट्स वगैरह का कन्वर्जन वगैरह बताऊंगा कि स्टेट कूलम वगैरह ये कुछ यूनिट्स होती है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मेरे पास, उस वक्त ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाएगी। चलिए सर, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर चार्ज की। तो कुछ चार्ज स्टैंडर्ड होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। बहुत बार आपको इसको ई से डिनोट किया जाता है, बहुत बार आपसे इसका यूज करवाया जाएगा, तो भूले नहीं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन जो होता है वो इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होता है, बट यहाँ पर साइन आ जाता है प्लस का, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ये बात, यहाँ तक हमने चार्ज क्या होता है और किस पे कितना चार्ज होता है ये हमने देखा। अब चार्ज का एग्जिस्टेंस वगैरह कैसे होता है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, कि चार्ज, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है इसके बारे में भी। उससे पहले ध्यान दीजिए कि चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। चार्ज के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कोई बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसको स्टार बना के लिख देना, ये भी काम आती है चीज़। पॉजिटिवली चार्ज है यानी इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं, और कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज हो गई है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं।
क्योंकि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तब तो वो न्यूट्रल है, यानी उस पर नेट चार्ज जीरो है। चार्ज एग्जिस्टेंस में कब आता है? जब या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। अब यहाँ से एक बात और पता चली कि चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ओनली इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कभी भी न तो कम होते हैं न ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन किसी भी बॉडी के न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। अगर प्रोटॉन चला जा रहा है यानी उसका न्यूक्लियस खुद मूव कर रहा है, और न्यूक्लियस मूव का मतलब है कि उसका पूरा का पूरा मास मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस एटम का, उस सब्सटेंस का स्टेबिलिटी खत्म हो जाता है। यही रीजन है कि प्रोटॉन का जो ट्रांसफर है वो नहीं होता। चार्ज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी कोई भी बॉडी चार्ज हो रही है तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। प्रोटॉन का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता, और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होगा ही नहीं, तो फिर उसका तो कहना ही क्या। ओके, तो यहां से दो बात पता चली कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा है ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है प्रोटॉन से तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है प्रोटॉन से तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और एक पार्ट चीज़ और लिख दो, ओनली जो चीज़ें कह रहा हूँ वो चीज़ें कॉपी में लिखनी है, वही कॉन्सेप्ट है और वही आगे काम आएगा। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। कौन है? इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए। यानी ट्रांसफर किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये हमने बात कर ली चार्ज के बारे में, और चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर बॉडी में इसलिए आता है। ओके जी, अब किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो है तरीका क्या है? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग। उसके बाद में चार्ज के जो प्रॉपर्टीज है, क्वांटाइजेशन, एडिशन, जो आपका ट्रांसफरेबल, इन सब के बारे में, कंजर्वेशन, इन सब के बारे में होगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी के, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, उसमें चार्ज को कैसे एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग्स है ना, तो इस पे स्टार पॉइंट लगा लीजिए। 3 मेथड है, फेमस है, एग्जाम्पल भी स्टैंडर्ड है, बाहर से ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। जो कुछ यहाँ बताऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग में ये आप लिख के ले लेना। तो ध्यान से इस लेक्चर को, आगे को जो भी 25-30 मिनट का लेक्चर है, इसको अच्छे से सुने आप लोग। मेथड ऑफ चार्जिंग सॉरी, पहला है बाई फ्रिक्शन। क्या है? बाई फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब किसी भी बॉडी में चार्ज को एग्जिस्टेंस में कैसे लाया जाता है। अगर मैं ये कह दूं कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि चार्ज को प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो हम किसी भी बॉडी में चार्ज तो है, न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। बट ज़्यादा पॉजिटिव कैसे करें या ज़्यादा नेगेटिव करें, कैसे करें, इसके लिए हम कुछ ना कुछ तरीके ढूंढते हैं, और उनमें से पहला तरीका है फ्रिक्शन। तो समझिए पहले क्या होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है ऐसे रगड़ना, घसना, है ना। तो मान लीजिए कि 2 बॉडी है, उनको लेकर ऐसे मैं रगड़ रहा हूँ, तो एक टाइम के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्लो ऐसा तो है नहीं कि दोनों से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नहीं, एक से इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे में घुस जाएगा। यानी जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब उससे कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और जिसके अंदर घुस रहा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यानी एक में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब वो नेगेटिव चार्ज होगा। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन्स
को बॉडी से कैसे कैसे आप निकाल सकते हो। तो उसमें एक आता है थर्मोनिक इमिशन, यानी हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से एस्केप कर जाए उस बॉडी से और किसी और बॉडी में चले जाए। तो जब आप किन्हीं दो बॉडी को रब करते हो बाय रबिंग, तो काफ़ी देर बाद वो बॉडी गर्म होगी, और वो गर्म होगी, और अगर वो हीट उस बॉडी के वर्क फंक्शन के बराबर है। वर्क फंक्शन आप मॉडर्न में पढ़ोगे, जब मैं आपको मॉडर्न पढ़ाऊंगा सेकंड बुक में, तब ये इसके बारे में पूरी पीएचडी करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि वर्क फंक्शन मतलब उस बॉडी को इतना इनपुट देना पड़ेगा, इतना उसकी रिक्वायरमेंट है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी वहाँ से। तो अगर वो हीट उस वर्क फंक्शन के बराबर है तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए, व्हेन वी रब टू न्यूट्रल बॉडीज there will be some transfer of electron from one body to other। जब हम दो न्यूट्रल बॉडी को रगड़ते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। वन बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। एक बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। तो इंसुलेटर को चार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की हेल्प से इंसुलेटर भी चार्ज हो सकते हैं। इंसुलेटर लाइक ग्लास है, आपके पास ऊन है यानी वुल है, रेशम है, इन सबको भी आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो बाय रबिंग, मतलब रगड़ने से। और इसी को स्टैंडर्ड वर्ड में बोले तो बाय फ्रिक्शन। अब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है ग्लास रॉड एंड सिल्क। एक ग्लास की रॉड है यानी कांच की रॉड है और एक रेशम का कपड़ा है सिल्क। अगर इन दोनों को आपस में रगड़ा जाए तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इसलिए कह रहा हूँ कि सब लेबोरेटरी में पता किया हुआ है। ऐसे आप नहीं कह सकते कि किसको रगड़ने से क्या होगा, है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सेकंड, व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर क्लॉथ्स, एबोनाइट रॉड एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड फर क्लॉथ एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। तो एक एबोनाइट की रॉड है और फर क्लॉथ यानी बिल्ली की खाल है। फर क्लॉथ यानी क्या होता है, बिल्ली की खाल, ठीक है। तो फर क्लॉथ से अगर आप रगड़ोगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और एबोनाइट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ऐसे के ऐसे अगर एबोनाइट, ये 3 एग्जांपल है, तीनों लिख लो अपनी कॉपी में। एबोनाइट को अगर आप ऊन से रगड़ोगे यानी वूल से, तो ऊन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और एबोनाइट जो है वो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तीनों एग्जांपल है, ग्लास रॉड और सिल्क, सिल्क नेगेटिव, ग्लास पॉजिटिव। फर क्लॉथ एंड एबोनेट, एबोनाइट नेगेटिव, फर क्लॉथ पॉजिटिव। ऊन और एबोनाइट, एबोनाइट पॉजिटिव और ऊन जो वूल है आपका वो नेगेटिव। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि बहुत बार जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे एक रॉड, अब तो नहीं लगाते, पहले जो फ्यूल टैंक्स होते थे उनके पीछे एक लोहे की चेन या रॉड लटका देते थे, और वो रॉड जो थी वो सड़क पे या जिस मार्ग से वो चलती थी उससे टच रहती थी। मान लो कि ये आपका टैंकर है इस तरह का, पानी का मतलब फ्यूल का इस तरह का, तो उसके पीछे ये मान लो कि यहाँ से चल रहा है तो एक रॉड यहाँ पे लगा देते हैं जो इससे
ज़मीन से टच होती थी। रीज़न क्या है कि इसमें मानते थे कि यहाँ पे फ्यूल है और ये एयर से फ्रिक्शन तो हो ही रहा है कि हवा में से निकल रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है यहाँ पर कुछ न कुछ चार्जेज आए होंगे, और ये चार्जेज अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है, और स्पार्किंग की वजह से ये फ्यूल का टैंक ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मेटल रॉड हम अगर लगा दें तो आगे हम पढ़ेंगे कि मेटल के थ्रू चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो ये सारा का सारा चार्ज जो है वो स्मूथली इस ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पर चार्ज नहीं रहता, ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है यहाँ पर। इसलिए जो है ये मेटल की रॉड भी कई बार गाड़ियों के पीछे लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन की वजह से, आजकल तो नहीं लगती, पहले में ये थी, आजकल तो इतने अच्छे पेंट वगैरह आ गए हैं जो कि अपने आप वहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। चलिए साहब, तो ये था बाय फ्रिक्शन जो है किसी बॉडी को चार्ज करना। अब देखिए फ्रिक्शन में जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो क्या है, अपोजिट चार्ज एक्वायर। कैसा चार्ज एक्वायर होता है, अपोजिट चार्ज, यानी ग्लास पॉजिटिव हुआ तो सिल्क नेगेटिव हुआ, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, पहली बात कॉन्सेप्चुअली कि अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा, नॉर्मली इंसुलेटर में हम इसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि कंडक्टर में भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए ये यूज किया जाता है। तीसरा, अब यहां पर देखिए एक बॉडी है ये वाली ए, दूसरी बॉडी है यहाँ पर बी, दोनों को रब किया, ए जो है वो पॉजिटिव हो गया, बी जो है वो नेगेटिव हो गया। बताओ मास के बारे में कुछ आइडिया दे सकते हो मुझे कि मास कैसे क्या हुआ होगा। देखो पॉजिटिव होने का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, और नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, यहाँ से यही वाला इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का मास वैसे तो नेग्लिजिबल माना जाता है, पर फिर भी 9.1 × 10⁻³ kg। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास 0 रुपये है और मेरे पास 1 रुपया है, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। वैसे तो कोई मतलब नहीं है कि 0 और 1 क्या है, अगर मैं किसी से कंपेयर करूँ जिसके पास बहुत पैसे हैं तो 0 और 1 बराबर है, पर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 रुपया, तो उसमें तो फ़र्क है। यानी इतना मास जो है वो चेंज हो तो रहा है, तो ये वाला मास प्लस है यानी इलेक्ट्रॉन गया है, यानी इस बॉडी में से इतना मास निकला है और इस बॉडी में इतना मास प्रवेश किया है, आया है, यानी नेगेटिव वाले का मास जो है पहले के कंपेयर में बढ़ जाएगा। पहले ये बी था, जब ये बी माइनस हुआ मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन घुस गए हैं, यानी इतना मास इसमें घुसा है। अब वो 10 है तो इसका 10 गुना घुसा है, 5 है तो 5 गुना घुसा है, और यहाँ से उतना को उतना मास निकल गया है, यानी मास में चेंजेज हो जाता है। यानी पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी होती है उसका मास जो है वो कम हो जाता है, कैसी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कंपेयर। या फिर आप अगर इसको अगर इस तरह से देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है उसका मास उसके न्यूट्रल के कंपेयर में कम हो जाता है, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास उसके न्यूट्रल के कंपेयर में बढ़ जाता है। कहने का मतलब बी का मास जो है वो बी माइनस से कम होगा, या फिर ये कह सकता हूँ कि बी माइनस का मास बढ़ गया, यानी ये बी से ज़्यादा होगा, ये न्यूट्रल थी उससे ज़्यादा हो गया जब ये चार्ज हुई, जैसे नेगेटिव में कहा, और ये पॉजिटिव है तो इसका कम हो गया है जब ये पहले, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन थे इसमें कुछ, अब यहाँ से निकल गए। तो ये बात भी आप लिख सकते हो, कई बार पूछी जाती है मास में क्या फ़र्क आया है, तो नेगेटिवली जो हो गया उसका बढ़ गया है, जो पॉजिटिव है वो कम हो गया। ओके जी, चलिए साहब नेक्स्ट जो मेथड है वो है बाई कंडक्शन। कंडक्शन की हेल्प से जो है किसी बॉडी को चार्ज करना। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में मतलब होता है चालन। चार्जिंग बाय कंडक्शन इन्वॉल्व द कॉन्टेक्ट ऑफ चार्ज बॉडी टू ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान देना चाहिए, चार्जिंग ऑफ
conduction involve a contact of charged body to a neutral or one charged body to another charged body, but there should be one charged body. कहने का मतलब एक आपके पास चार्ज्ड है और दूसरी बॉडी भी चार्ज्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनका कांटेक्ट करवा दो. कांटेक्ट जो है वो कंडक्टिंग मीडियम से होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग मीडियम से नहीं होता. एक तो डायरेक्टली कांटेक्ट करवा दे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर जो मीडियम बीच में आप जो तार लगा रहे हो वो कंडक्टिंग होना चाहिए, उससे चार्ज का फ्लो होना चाहिए तभी तो चार्जिंग होगी. या फिर ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चार्ज हो जाएगा. लेकिन दोनों ही न्यूट्रल हो गए तो फिर ये न्यूट्रल ही है, फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर चार्ज ही नहीं आएगा कहाँ से. यानी देयर शुड बी वन बॉडी शुड बी चार्ज, है ना, एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी चार्ज इन कंडक्शन. द कंडीशन इज एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी चार्ज एंड मीडियम शुड बी कंडक्टिंग. ओके, तो होगा क्या कि आपके पास एक बॉडी है, लेट अस से ए, और उस पर चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव है. एक न्यूट्रल बॉडी है बी, उसको मैं इसके पास लाया, डायरेक्टली टच कर दिया, तो होगा क्या, होगा ये कि क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके पीछे मैकेनिक्स समझिए थोड़ी, क्या है मैकेनिज्म. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, तो रूल्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है. यानी ये क्या करेगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये खुद भी पॉजिटिव होगी और यहाँ का पॉजिटिव क्या होगा, थोड़ा कम होता रहेगा. कहने का मतलब कि बॉडी ए है, इस पर अगर 4+ थे पहले, 1 2 3 एंड 4 ऐसे 4+ थे, और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है जो न्यूट्रल थी, तो अब क्या करेंगे, मान लेते कि 2 इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया अपने में से, तो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ चला गया, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ था, मान लीजिए वो चला गया यहाँ पर और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस बी में से कितने निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी बी पे चार्ज कितना आएगा, 2+ हो जाएंगे बी पे अब. और ए में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो ये प्लस और ये यहाँ से जो गया था ये प्लस माइनस मिलके 0, ये प्लस माइनस मिलके 0, तो बी पे भी कितने बचे हैं, 2 बच गए. तो यहाँ पे एक बात ध्यान पड़ी कि समान प्रकृति का आवेश, सेम नेचर का चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है. फ्रिक्शन में अपोजिट नेचर का प्रोड्यूस हो रहा था, कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है. कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड, तो नॉर्मली हम जो मेथड यूज करते हैं कंडक्शन वो कंडक्टर में करते हैं. इवन इंसुलेटर कैन बी चार्ज बट देयर शुड बी अ कंडक्टिंग मीडियम, यानी एक इंसुलेटर है आपके पास और कोई दूसरा इंसुलेटर है और इनके बीच में अगर ये मीडियम कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मीडियम है, तो ये भी थोड़ा सा चार्ज जो है इसकी कांटेक्ट सरफेस से इधर और इसकी कांटेक्ट सरफेस से इधर, तो कुछ थोड़ा सा माइनर सा चार्ज जो है दोनों पे प्रोड्यूस हो सकता है. यानी इंसुलेटर चार्ज हो सकते हैं अगर मीडियम बीच का कंडक्टिंग है, पर नॉर्मली जो हम यूज करेंगे वो कंडक्टर को चार्ज करने के लिए इस मेथड को यूज करेंगे. चलिए, तो ये बात हमने यहाँ पर देखी, तो सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है. Hence, when an uncharged conductor is brought to contact with a charged conductor, charge is shared between two conductor. Hence, the uncharged conductor gets become charged. तो चार्ज की क्या हो जाती है, यहाँ शेयरिंग हो जाती है. यानी इसमें इंपॉर्टेंट बात है, सेम नेचर का चार्ज क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है. सेम नेचर चार्ज विल बी प्रोड्यूस, तो सेम नेचर का चार्ज जो है वो बच्चों क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है. और कुछ बातें सर, ये एक है आपके पास ए और ये नेगेटिव है सर, इस पे चार्ज सरफेस पे मान लेते हैं चार्ज, आगे आप पढ़ेंगे कि जो स्पेयर वगैरह होते हैं उनके सरफेस पे चार्ज होते हैं, और इसको एक कंडक्टिंग मीडियम में यहाँ पर इस तरह से रखा
ये मीडियम कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग वायर है ये। या तो डायरेक्ट टच कर दूँ या किसी ऐसे से कनेक्ट कर दूँ कि मेरे पास यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए। या तो मुझे अगर करंट चेक करना है तो मैं डायरेक्ट प्लग में उंगली डाल दूँ या फिर कोई वायर डाल के यहाँ से चेक करूँ कि करंट आ रहा है। ठीक है, तो वही बात है, या तो डायरेक्ट टच कर दो या फिर मीडियम कंडक्टिंग डाल दो। तो कंडक्टिंग मीडियम है ये बीच का, जिसके थ्रू चार्ज ट्रांसफर। अब होगा क्या यहाँ पर, सबसे पहले तो ये चार्ज था, ये न्यूट्रल था, अब इसको कॉन्टैक्ट में ले आए तो ये माइनस है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो होगा क्या, होगा ये कि अब इसको यहाँ से ये पॉजिटिव को तो ला नहीं सकता, पॉजिटिव को तो ये ला नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें पिछले बार वाले में तो इलेक्ट्रॉन गए थे, इसमें यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। लेट अस से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। तो अब बी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ज़्यादा। पहले तो ये न्यूट्रल था, अब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। ठीक है, और यहाँ 3 कम हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बचेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6। तो ये थोड़ा भी ध्यान भी रखना है, यहाँ पर चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये भी एक जो है मेथड है, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी चार्ज की, कि टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है। शुरुआत में ये -9 था तो बाद में भी -9 ही रहेगा। देख लीजिए, शुरुआत में -9 था, माइनस का 9 था, बाद में भी इन दोनों को मिला के इस सिस्टम का कितना रहा है, -9 ही है। तो चार्ज जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है। ये आगे जब चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब इन बातों को वापस आपको बताने वाला हूँ। तो ये होता है यहाँ पर। तो पॉजिटिव जब चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन गए थे, और जब नेगेटिव चार्ज शेयर हुआ तो इलेक्ट्रॉन उसमें आए हैं। यानी आना जाना किसका लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा, प्रोटॉन का कोई आना जाना नहीं है। यानी पॉजिटिव चार्ज कभी रन नहीं होगा, नेगेटिवली चार्ज है उसको रन हम करवाते हैं नॉर्मली। और बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी देयर, फिर हम कहें प्रोटॉन जो है वो मूव कर जाए तो फिर वो मेटल के स्टेबिलिटी को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव था तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही प्रोड्यूस हुआ, देखिए, यानी सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान दीजिए। और दोनों गोले एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, तो मान लेते हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 है, तो अगर इसको मिला दोगे तो दोनों पे समान चार्ज हो जाएगा, 4 4, और इस पर भी कितना हो जाएगा, 4 4। अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज की शेयरिंग इक्वल हो जाती है। और चार्ज की शेयरिंग तब तक होती है जब तक इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाए। ये बात जब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा पोटेंशियल वाला, तब ये अच्छे से बताऊंगा कि भाई चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता है, पोटेंशियल खुद क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आएगी। लेकिन अभी आराम से ये समझिए कि कंडक्शन क्या होता है। तो दो बॉडी को हम कांटेक्ट में लाते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 बॉडी चार्ज होनी चाहिए, दोनों हो तो और भी अच्छी बात, कोई खास दिक्कत होगी नहीं। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है, चार्ज की शेयरिंग होती है। जो ट्रांसफ़र जो आपका चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड के बारे में, और वो है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन की हेल्प से चार्ज करना। तो मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ bodies in which we charge a neutral body without touching it with a charged body। अब यहाँ पर फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन में फिजिकल टच था, कंडक्शन में फिजिकल टच था, चाहे वो मीडियम के थ्रू हुआ चाहे आपस में हुआ। यहाँ पर फिजिकल टच नहीं है, यहाँ बस दूर रख रहे हैं उसको और फिर भी चार्ज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन को हिंदी में बोला जाता है प्रेरण। प्रेरण मतलब प्रेरणा, प्रेरणा से किसी से प्रेरित होना। किसी से प्रेरित होने के लिए जरूरी नहीं कि हम उससे मिले फिजिकली बात करें, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रेरित हम किसी से दूर से भी हो सकते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको देख के हम प्रेरित हो गए, सेम यही है। इस चार्ज को लेके मान लो ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज है, तो ये इतना दूर भी है तो भी इससे प्रेरित होके ये भी कुछ चार्ज हो जाएगा। ओके, तो उसी को देखते हैं। तो उसका एक स्टेप वाइज स्टेप है। तो इंडक्शन का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में,
तो उसका ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है और यहाँ पर ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड है, ये ध्यान रखना। ये सब में है, इंसुलेटेड स्टैंड यहाँ पे भी है, ये इंसुलेटेड स्टैंड ही है, ये भी इंसुलेटेड ही है, चेंज नहीं हुआ स्टैंड। पहले में एक न्यूट्रल बॉडी अपने पास रखी हुई है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक न्यूट्रल बॉडी आपके पास रखी हुई है, उसके पास मैं एक चार्ज बॉडी को लेकर आता हूं। तो मैं यहाँ पर एक चार्ज बॉडी लेके आ गया जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो इस न्यूट्रल में जो चार्ज होंगे वो इस तरह से होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तभी तो न्यूट्रल है। जितने धनावेश उतने ही ऋणावेश, यानी जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि वहाँ पर बॉडी न्यूट्रल है। अब जैसे ही मैं नेगेटिव को लेके आया हूँ, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करता है? नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव वाले। नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस नेगेटिव ने इसके अंदर जो पॉजिटिव थे उनको अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करेगा, ये समझ लीजिए। तो इनको ये भेज दिया इस पे, रिपेल करके इधर इस सरफेस पे, और पॉजिटिव वालों को बुला लिया अपने पास और बड़े से बांध के रख लिया, इनको एकदम अट्रैक्ट कर लिया, मतलब अब ये कहीं जा भी नहीं सकते, ऐसा अच्छा बांधा है। फिर हमने क्या किया, इसकी ये वाली जो सरफेस थी इधर वाली, इसको कर दिया है ग्राउंड। और ग्राउंड जब करते हैं तो यहाँ पर जितना भी जो आपका नेगेटिवली चार्ज था, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कहने का मतलब वो इधर चले गए। नेगेटिव चार्ज जो है वो जमीन में चला जाता है, तो ये नेगेटिव खत्म हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने ग्राउंड का जो कांटेक्ट था उसको हटा दिया है, तो नेगेटिव को हमने जमीन में भेज दिया और हटा दिया, यहाँ से खत्म कर दिया। लेकिन पॉजिटिव को मैंने क्या कहा था, इतना बांध के रखा है तो ये कहीं नहीं जा सकते, ये वहीं पे है। तो अब ये नेगेटिव वाला खत्म हो गया। और अब मैंने क्या किया, इसको हटा ही लिया, इस वाले को हटा लिया, तो ये जितना भी चार्ज एक बार प्रोड्यूस हो गया था, ये उसकी पूरी बॉडी पे क्या हो गया, इसकी पूरी बॉडी पे यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव 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 डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली इसकी बॉडी पर। तो इस तरह से अगर ये बॉडी का शेप अगर यूनिफॉर्म है तो इस पर यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंसुलेटेड स्टैंड क्यों रखा है, क्योंकि अन्यथा तो ये चार्ज भी कहाँ चला जाता, अगर ये कंडक्टिंग होता तो ये ज़मीन में चला जाता, तो ये कभी चार्ज हो ही नहीं पाता। इसलिए मैंने यहाँ पर इंसुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये आपका स्टैंड रखा है। तो इस तरह से इंडक्शन से हमने क्या किया है, चार्ज कर दिया। अब प्रेरित कौन हुआ है, प्रेरित ये हुआ है, किसकी हेल्प से हुआ है, इसकी हेल्प से हुआ है। अब यहाँ पर जो बॉडी इंडक्शन के लिए काम आती है, यानी जिसकी वजह से इंडक्शन हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। पहले हमने देखा था अगर दोनों आपकी सब्सटेंस जो मैटर थे वो अगर रगड़े जा रहे थे तो सिल्क में भी चेंज आ रहा था, ग्लास में भी चेंज आ रहा था, कंडक्शन में भी एक पे चार्ज कम हो रहा था, दूसरे पे कोई चार्ज आ रहा था। यहाँ पर इस पर कुछ भी लेना देना नहीं, इस बॉडी पर। तो जो पार्ट कंडक्टर जिसकी वजह से इंडक्शन हो रहा है उसका कोई नुकसान नहीं है। सेम लाइक किसी आदमी से प्रेरित होकर आप अगर जिम जाना चाह रहे हो और आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, उससे उस आदमी का कोई खास नुकसान नहीं है। सेम लाइक ये जो बॉडी है इसका कोई भी घाटा नुकसान नहीं है, इस पर जो चार्ज था जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेज नहीं आएगा, चेंजेज इसमें आएगा। यानी आप अगर जिम नहीं जा रहे हो तो आपका घाटा नुकसान हो सकता है, उससे तो आप प्रेरित हुए हो, उससे उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से ये 5 स्टेप में आपका इंडक्शन का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी होती है, उसके पास एक चार्ज बॉडी लाते हैं और फिर चार्ज बॉडी के अपोजिट चार्ज होते हैं। अगर यही बॉडी पॉजिटिव होती तो क्या होता, वैसा पॉजिटिव होती तो देखिए यहाँ पर ये जो नेगेटिव आया है ना, अगर ये बॉडी पॉजिटिव होती तो यहाँ पर इस नेगेटिव को यहाँ पर कर देती और इसको यहाँ पर पॉजिटिव वालों को ले आती। तो फिर यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होती तो यहाँ नेगेटिव होते, यहाँ पॉजिटिव होते, और पॉजिटिव तो जा नहीं सकते तो ज़मीन से इलेक्ट्रॉन आके इनको न्यूट्रल कर देते, यहाँ चार्ज 0 हो जाता, फिर हम यहाँ से हटा देते, यहाँ पे नेगेटिव रह जाते और फिर ये बॉडी नेगेटिव हो जाती। तो यहाँ पर स्टेप वही करना है कि अगर मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं लेके आऊँगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और मुझे इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो मैं लेकर आऊँगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इस तरह से हम इंडक्शन की हेल्प से बॉडीज़ को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं।
तो ये तीनों मेथड हमने पढ़े आज। फर्स्ट आपका फ्रिक्शन की हेल्प से, दूसरा कंडक्शन की हेल्प से और तीसरा इंडक्शन की हेल्प से। उससे पहले हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल कौन है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एडिशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल ऑफ चार्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ।